आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत है यानी कि मेजर सोर्सेस ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी। तो आप सभी को याद रखना है, ज्वालामुखी से जो राख हमें देखने को मिलती है, अगर समुद्रों में ये सब कुछ हो तो वहाँ पे हमें ओशियनिक सैलिनिटी यानी कि समुद्री लवणता देखने को मिलती है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फजोर्ड भी इसको बोला जाता है और कभी कभी फ्योर्ड बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, फ्योर्ड ओरिजिनेट एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि फ्योर्ड जो है इनका जो उत्पन्न ये होते हैं या फिर इनका उद्गम होता है किसके कारण होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्लेशियल इरोजन यानी कि हिम अपर्दन। हिम अपर्दन हो तो फ्योर्ड ओरिजिनेट होते हैं। ज्योग्राफी के ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। वातावरण गर्म हो जाता है कब, सबसे ज़्यादा गर्म होता है जो वातावरण है, आप सभी को याद रखना है, एट मिड डे यानी कि मध्याह्न में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। तो तीन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक नहीं, जो नहीं है वह कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से, बिल्कुल सही आंसर है नॉर्थ वेस्टर्स। बाकी टोर्नाडोज की बात करूं, टाइफून्स की बात करूं, हरिकेन्स की बात करूं, ये क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोग, कोहरा इसको हिंदी में बोल सकते हो आप। तो ये दो चीज़ों का संयोजन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका। तो स्मोक जो है दोस्तों धुएं, और फोग जो होती है, कोहरा जो होता है, उनका ये क्या है, संयोजन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, ये कैसे होते हैं, इनमें जो पेड़ होते हैं दोस्तों ये इस तरीके के होते हैं, जैसे देवदार का पेड़ हो गया वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट रीजन्स आर वेल डेवलप्ड इन, शंकुधारी वन क्षेत्र सुविकसित हैं। तो यहाँ पे मिट्टी कौन सी होती है, ये होती है दोस्तों पोर्टजल सोइल यानी कि राख मिट्टी। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। झीलों का सुपोषण किसके संचयन का परिणामी प्रभाव है, यानी कि ये जो यूट्रोफिकेशन है लेक्स का, तो ये कॉन्सेक्वेंशियल इफेक्ट है किसका। तो आप सभी को याद रखना है नाइट्रेट्स और फास्फेट्स का। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद तीन नदियां आपको ऐसी देखने को मिल रही हैं जो दोस्तों कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक नदी ऐसी है जो दूसरी तरफ बहती है, ठीक है, अरब सागर की तरफ। तो वह कौन सी है, भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये नदी है ताप्ती, और साथ में अगर ऑप्शंस में ताप्ती ना हो, नर्मदा हो, तो इसको चूज कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन कहाँ स्थित है, यानी कि गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। तो दोस्तों यहाँ पे एकमात्र आपको एशियन बब्बर शेर देखने को मिलता है, गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी इज़ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का जो बीच होता है, चाहे किसी भी बीच की बात करूं, तो यहाँ पे यानी कि केरल की तट बालू, यहाँ पे जो भी हमें सैंड्स या फिर रेत बालू देखने को मिलता है, तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, ये किस में समृद्ध होता है, रिच किस में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों थोरियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। और एक बात याद रख लेना कि थोरियम जो है इसके उत्पादन में भारत जो है सबसे ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कारण वर्षा बूंद का आकार गोल होता है, जो बूंद वगैरह होती है बारिश की तो इस तरीके से होती है। तो ये गोल किस तरीके से होती है इसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव बोलते हैं और इंग्लिश में सरफेस टेंशन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे चार तरीके की आपको किरणें देखने को मिल रही हैं, या फिर वेव्स देखने को मिल रही हैं, या फिर रेस देखने को मिल रही हैं। तो इनमें से किसकी आवृत्ति, इंग्लिश में बात करूं तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कॉस्मिक
रेज यानी कि कॉस्मिक किरणें। और फोटोवोल्टिक सेल्स, तो ये जो फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं ये दोस्तों, इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इनको दूसरे नाम से जाना जाता है सोलर सेल्स। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल जो है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये अंगूरों से प्राप्त होता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका कैलोरी मान अधिकतम होता है? तो सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैलोरीज प्रोड्यूस करती है? इनमें कैलोरी सबसे ज़्यादा होती है तो ये होते हैं फैट्स, या फिर हिंदी में बसा बोलते हैं। तो इसका सी ऑप्शन। और जो प्राकृतिक रबड़ होती है इसका बहुलक है, इसका पॉलीमर क्या है? तो बिल्कुल सही इसका आंसर है आइसोप्रीन। काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद दोस्तों ईस्ट, अगर आप ईस्ट का यूज़ कर रहे हो ब्रेड बनाने में तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ईस्ट है ये है क्या चीज़? तो ये दोस्तों एक फंगस यानी कि कवक होती है। तो आपको ए ऑप्शन याद रखना है। और ईस्ट से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है हमीरपुर बोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर डाइड एट, यानी कि महावीर का स्वर्गवास कहाँ हुआ? तो जन्म तो इनका वैशाली में हुआ था लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी पावा में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों सातवाहन जो राजवंश था उसकी राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो आप सभी को पता है कि 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो उसने खुद शासन नहीं किया था भारत के ऊपर, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा शासन दे दिया था। तो वो एक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय जो कि सबसे महान शासक था विजयनगर साम्राज्य का, तो इसने कौन सा शहर स्थापित किया था? तो याद रखना नागलापुरम जो है, सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, तो जेम्स हिक्की एक व्यक्ति था, उसने बंगाल गजट जो है एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ये सबसे पहला न्यूज़पेपर था ब्रिटिश इंडिया का। तो फटाफट कमेंट करके बताओ बंगाल गजट जो है ये न्यूज़पेपर कब स्टार्ट किया गया था? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 1875 ईस्वी में इस आंदोलन को शुरू किसने किया था, प्रारंभ किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, और रविंद्रनाथ टैगोर तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी महान इंसान रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं, जैसे धौलाधार है, पीर पंजाल है, नाग टिब्बा है। तो ये जो श्रेणियाँ हैं ये हिमालय के किस भाग में पड़ती हैं? तो ये दोस्तों लेसर हिमालय में आती हैं। इनमें से काफ़ी सारी जो हैं या फिर ज़्यादातर हिमाचल में पड़ती हैं। तो हिमाचल आप सभी को पता है लघु हिमालय का हिस्सा है, तो इसको याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी नदी मुख का निर्माण करती है, जिसको हम इंग्लिश में एस्चुअरी बोलते हैं? तो ये रिवर कौन सी है दोस्तों? दो नदियां याद रख लेना, भगीरथी और हुगली। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इसके दौरान प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो ये जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं ये दोस्तों किस समय में हमें देखने को मिलते हैं भारत में? याद रखना ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये बेसिकली हमें शीत ऋतु में देखने को नहीं मिलते, बाकी हर एक ऋतु में देखने को मिल जाते हैं। और ये जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं, प्रति चक्रवात होते हैं, ये शीत ऋतु में। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणीय मृदा, ऐसी मृदा
जिसमें दोस्तों जो लवण वगैरह होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, सैलिन सॉइल्स। तो यहाँ पे वेजिटेशन जो होती है, वनस्पति जो होती है, उस वनस्पति का नाम क्या होता है? तो ये टर्म पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हेलोफाइट बोला जाता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांधी सागर डैम या फिर बांध, ये दोस्तों किस नदी के ऊपर है? तो क्वेश्चन ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो ये चंबल नदी पर बनाया गया एक बांध है, गांधी सागर बांध। निम्न में से कौन सा ज्वारीय पत्तन है? तो दोस्तों ये जो पोर्ट्स हैं इंडिया के, बेसिकली जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा ज्वारीय पत्तन है? टाइडल पोर्ट, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कांडला। सबसे पुराने जो बंदरगाह हैं या फिर पत्तन हैं उनमें से ये एक है, कांडला गुजरात में है। ये भी याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है? दोस्तों ये इंडिकेट करता है जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने हैं इंडिया को, यानी कि अर्जित किए जाने वाले उद्देश्यों को सूचित करता है ये जो प्रियम्बल है। और इसमें दोस्तों अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसमें यहाँ पे अमेंडमेंट हो चुका है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हैबियस कॉर्पस याचिका जारी करने की शक्ति केवल इसमें निहित है। हिंदी में इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस जो है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, ये दोस्तों इस रिट को जारी करता है। और उच्च न्यायालय जो हैं ये आर्टिकल 226 के तहत इस रिट को जारी करते हैं। हालांकि 5 रिट्स होती हैं और दोनों जो हैं ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो एक टर्म है दोस्तों ये। तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है भारत के संविधान में, किस भाग में? तो भाग 4 है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको भी याद रख लेना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। आप देखते हैं जो स्टेट सिलेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी नियुक्त होते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काफ़ी सारे मंत्री जो हैं वो नियुक्त होते हैं। तो किसके द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डी ऑप्शन, राज्य के मुखिया। अब यहाँ पे राज्य की बात हो रही है तो आप ऐसा मत सोचना कि हम सिर्फ राज्यों की ही बात कर रहे हैं। जो इंडिया है उसको भी हम एक स्टेट के रूप में ही देखते हैं, ठीक है। तो राज्यों के मुखिया द्वारा सरकार के मुखिया की संस्तुति पर, अब सरकार का मुखिया कौन होता है? तो इंडिया में अगर स्टेट्स को देखें तो वो होता है सीएम, और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो वो होता है कौन? पीएम। तो पीएम की रिकमेंडेशन पर जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा या फिर गवर्नर ऑफ एनी स्टेट वो नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा। उसके बाद साइंस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका, आरबीसी इनको इंग्लिश में बोला जाता है, तो इनका आधान है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, वो होगा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, ठीक है। यह क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है हमीरपुर बोर्ड में। दर्द से मुक्ति देने वाली औषधियों को इस रूप में जाना जाता है, यानी कि पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज, तो इनको एनाल्जेसिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर 20 किलोमीटर तक की बात हो रही है, तो वातावरण का आधारी भाग कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर जो है दोस्तों, अगर हम 18 से 20 किलोमीटर की बात करें तो उसको हम ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोमंडल बोलते हैं। और उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मेसोस्फेयर आता है एंड आयनोस्फेयर। तो इस तरीके से देख लेना, इसका ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में
ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो ऊर्जा की बात करें तो आप सभी को पता होगा, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं, उनसे जो भी उनको कंज्यूम करते हैं, उपभोक्ता जो भी होते हैं, कंज्यूमर्स, वहीं पे ऊर्जा का प्रवाहन होता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली असंतृप्त बसी अम्ल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, का अधिकतम प्रतिशत पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सूरजमुखी तेल जो होता है उसमें, सनफ्लावर ऑयल, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रारंभ की गई किस उद्देश्य से? देश से या फिर देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन के लिए, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फटाफट कमेंट करके बताओ कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस दिन, किस ईयर शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बताना है कि अंत्योदय प्रोग्राम जो है भारत में कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से देखोगे तो ओबियसली अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पक्के होंगे। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ऊपर हमने पीएम जन धन योजना जो है उसका उद्देश्य देखा, अब अंत्योदय कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य देखेंगे। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों, अपलिफ्ट द पुअर, यानी कि गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए ये जो अंत्योदय प्रोग्राम है, योजना है, कार्यक्रम है, शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, हेराल्ड डोमर जो है पंचवर्षीय योजना, ये पहली योजना थी, इस मॉडल के ऊपर बनाई गई थी। तो इसमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था, बल दिया गया था? उसमें प्राथमिक क्षेत्र जो होता है कृषि, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस वीडियो का। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये एक अंग्रेज़ था दोस्तों, और इसका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। लेकिन आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था आरबीआई का? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस होंगे तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।